कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस खौफनाक दौर से, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर कब्जा करके वहां के बेकसूर नागरिकों को कैद करना शुरू कर दिया था और उन्हें एक ऐसी भयानक जेल में डाल दिया जाता था जहां अगर कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वह भाग नहीं सकता। वजह थी चारों तरफ फैली भयानक बर्फीली चादर जो इंसान को चंद सेकंड्स में ही मौत के घाट उतार सकती थी। इसी नरक जैसी जगह पर हमारी मुलाकात होती है जेनस से, जो पोलैंड की सेना में एक जांबाज अफसर था। सोवियत के एक अधिकारी ने उस पर जासूसी के कई झूठे आरोप लगाए थे। वह जबरदस्ती जेनस से एक जुर्म कबूलने वाले डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करवाना चाहता है, लेकिन जेनस साफ इनकार कर देता है। ये देख वो अफसर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। अगले ही पल कमरे में एक लाचार महिला को लाया जाता है। अफसर उससे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, हाँ, ये मेरे पति हैं। जब जेनस से पूछा जाता है तो वो भी भारी मन से हामी भर देता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। इसके तुरंत बाद अफसर पूरा खेल ही बदल देता है। वो जेनस की पत्नी से पूछता है, इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? सोवियत सिपाहियों के टॉर्चर और खौफ से पूरी तरह टूट चुकी वह बेचारी औरत वहीं झूठ बोल देती है जो अफसर सुनना चाहता था। वह कहती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और विदेश के लिए जासूसी का काम करता है। अपनी ही पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर जेनस को गहरा धक्का लगता है, लेकिन वह पल भर में समझ जाता है कि उसकी पत्नी बेकसूर है और उसे डरा धमकाकर ऐसा कहने पर मजबूर किया गया है। बस फिर क्या था, इस झूठे बयान के आधार पर जेनस को पूरे 20 साल की सख्त सजा सुनाई जाती है और उसे साइबेरिया की सबसे कुख्यात जेल में भेज दिया जाता है। यह 1940 का दौर था और इस जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ घना जंगल और जानलेवा ठंड थी। जेल पहुंचते ही वहां का इंचार्ज अफसर सभी नए कैदियों को कतार में खड़ा करके इस जगह का सबसे खौफनाक सच बताता है। वह कहता है कि जेल की ये सलाखें तुम्हारी असली कैद नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास फैला यह पूरा इलाका ही तुम्हारी जेल है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता और कुदरत कभी किसी पर तरस नहीं खाती। अफसर आगे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम इस बर्फीले मौसम से बच भी गए तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि सरकार ने हर भागे हुए कैदी पर इनाम ही इतना बड़ा रखा है कि तुम्हें पकड़वाने या खत्म करने का मौका कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहीं रहो और भागने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। इतना कहने के बाद सभी कैदियों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि लोग कपड़ों के लिए भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसके बाद रात होते ही जब खाने के वक्त सभी लाइन में लगे होते हैं, तभी वहां मिस्टर स्मिथ नाम का एक अमेरिकन कैदी होता है जो अपनी रोटी लेकर जा रहा था। तभी गलती से उसकी रोटी नीचे गिर जाती है। भूख से बेहाल एक दूसरा बूढ़ा कैदी तुरंत उस टुकड़े को उठाने के लिए झपटता है, लेकिन ठीक उसी समय मिस्टर स्मिथ फुर्ती से उस पर अपना पैर रख देता है और अपना टुकड़ा वापस उठा लेता है। इससे पता चलता है कि इस नर्क में कैदियों को सही से खाना तक नसीब नहीं होता। जेनस दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे उस भूखे बूढ़े पर तरस आ जाता है, इसलिए वह आगे बढ़कर अपने हिस्से का खाना उसे दे देता है। यह देखकर मिस्टर स्मिथ जेनस के पास आकर डांटते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ आत्महत्या करने आए हो? इस आधे राशन के भरोसे तुम इस नरक में 2 दिन भी जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी जेनस शांत आवाज में कहता है, लेकिन जरा इसकी उम्र तो देखो। इस पर मिस्टर स्मिथ तंज कसते हुए कहता है, उम्र तो मेरी भी हो चुकी है दोस्त, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कल सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा, पर ये नहीं। इतना कहकर स्मिथ वहां से चला जाता है। स्मिथ के जाते ही जेनस के पास जेल का एक और कैदी आता है। वो जेनस से पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा मिली है? तब जेनस बताता है 20 साल। और तुम्हें? वह जवाब देता है 10 साल। इसके बाद जब जेनस सजा की वजह पूछता है तो वह बताता है, मैं पेशेवर एक्टर था। एक फिल्म में मैंने एक अमीर आदमी का किरदार निभाया था, लेकिन मैंने उस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही अमीर दिखा दिया। बस इसी बात से सरकार नाराज हो गई और मुझे 10 साल के लिए यहाँ सड़ने भेज दिया। ये सुनते ही जेनस हैरान होकर पूछता है, सिर्फ एक्टिंग करने के जुर्म में 10 साल की सजा? तब वह एक्टर उदासी से हंसकर कहता है, हाँ, इस जेल का नियम यही है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। फिर दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। इस जेल में दुनिया भर के मुजरिम बंद थे। कोई चोरी के केस में आया था तो किसी के हाथ खून से सने थे, लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे मासूम लोग भी थे जो अपनी खराब किस्मत की मार झेल रहे थे। वहीं मौजूद था एक बेहद ही खूंखार शख्स जिसका बाहर की दुनिया में कभी भारी बोलबाला हुआ करता था। इस समय वह पूरे रौब से जुआ खेल रहा था और बाकी कैदी उसके खौफ से कांप रहे थे। जानस जब उसे देखता है तो एक्टर उसे तुरंत सावधान करते हुए कहता है, उससे हमेशा दूर रहना। इस पूरी जेल में उससे बुरा आदमी कोई नहीं है। ठीक उसी पल वह सामने खड़े एक बंदे से उसका कोट मांगता है, लेकिन जब वह मना करता है तो वोल्का बिना सोचे समझे अपनी छुरी निकालकर सबके सामने ही उसे जान से मार देता है, जिससे वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सबको समझ आ गया था कि इस जगह पर जान की कोई कीमत नहीं है। वक्त बीतता गया और सभी को सख्त कामों में लगा दिया गया। कुछ लोग पुल बनाने के काम में जुटे थे तो कुछ खदानों में अपनी जान
ध्यान हथेली पर रखकर काम कर रहे थे। एक दिन काम के दौरान जेनस दूर ऊंची पहाड़ी को देखता है और एक्टर से पूछता है, क्या कभी कोई इस नर्क से निकलने में कामयाब हुआ है? एक्टर बिना सिर उठाए जवाब देता है, आज तक कोई नहीं बच पाया। तुम भी ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ से भागने का रास्ता सीधे मौत की तरफ जाता है। लेकिन जेनस के दिमाग में अब ये बात घर कर चुकी थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक्टर चुपके से जेनस को एक तरफ ले जाता है। वह बताता है कि कुछ लोग यहाँ से भागने का गुप्त प्लान बना रहे हैं और उसे भी एक निडर साथी की तलाश थी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम आजाद हो सकते हैं। जेनस पूछता है, लेकिन हम इतने दुश्मनों के बीच से निकलकर जाएंगे कहाँ? एक्टर नक्शे के हिसाब से बताता है कि उन्हें सीमा पार करके मंगोलिया जाना होगा, मगर ये रास्ता हजारों किलोमीटर लंबा और बेहद मुश्किल था। उन्हें सर्दी खत्म होने का इंतजार करना था, क्योंकि बाहर की कड़ाके की ठंड उन्हें जिंदा दफन कर सकती थी। साथ ही सफर के लिए राशन भी इकट्ठा करना था। जेनस कहता है, अगर जिंदा रहना है तो हमें कुछ और भरोसेमंद साथी ढूंढने होंगे, और वहीं उनकी एक टीम बनती है। अब दोनों चुपचाप आगे की तैयारी में लग गए। काम के दौरान छिपाकर खाना बचाया जाने लगा। एक दिन उन्हें फिर से उसी खदान में भेजा गया जहां जेनस, मिस्टर स्मिथ और एक्टर साथ थे। वहां की जहरीली गैस और घुटन दिमाग को सुन्न कर रही थी। अचानक जेनस को एक भ्रम होने लगता है। उसे अपना घर दिखता है, एक पत्थर और उसके नीचे छुपी चाबी। वह उस तरफ बढ़ने लगता है जैसे वह सच में वहीं हो। एक गार्ड उसे गोली मारने ही वाला होता है कि आखिरी सेकंड में मिस्टर स्मिथ उसे खींचकर बचा लेता है। ये साफ था कि इस मुश्किल ने जेनस के दिमाग पर गहरा असर करना शुरू कर दिया था। तभी मौसम बदलता है और एक भयानक बर्फीला तूफान पूरे इलाके को घेर लेता है। जेनस समझ जाता है कि यही सबसे सही मौका है, क्योंकि इस तूफान में उनके कदमों के निशान भी गायब हो जाएंगे। वह एक्टर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एक्टर डर जाता है। वह इस तूफान में बाहर नहीं निकलना चाहता। तब जेनस उसे अपना असली प्लान बताता है कि आज रात वे लोग जेल की बिजली सप्लाई काट देंगे और भाग निकलेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बातें वोल्का ने सुन ली हैं। रात में सोते समय वोल्का अचानक जेनस की गर्दन पर छुरी रख देता है और धमकी देते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म। जेनस के पास कोई रास्ता नहीं था। वह उसे भी साथ लेने पर राजी हो जाता है। आधी रात को वे बिजली काट देते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर उस नर्क से भाग निकलते हैं। जल्दी ही गार्ड्स को उनके लापता होने की खबर मिल जाती है और वे पीछा शुरू कर देते हैं। लेकिन बाहर इतना घना तूफान था कि कुछ भी दिखना नामुमकिन था। हार मानकर वे उनके पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं। भागने वाले कैदियों को भी आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अब रुकने का मतलब था पकड़े जाना या मौत। बर्फीली हवाएं जिस्म को चीर रही थीं, सांस फूल रही थी, लेकिन वे बिना रुके पूरी रात चलते रहे। सुबह होते होते वे जेल से बहुत दूर निकल चुके थे, मगर असली इम्तिहान अब शुरू होना था। सुबह होते ही वे आगे की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक झील तक पहुंचना है जहां से मंगोलिया का रास्ता निकलता है। मुसीबत ये थी कि वह झील यहाँ से कई हफ्तों की दूरी पर थी और उनके पास न तो खाना बचा था और न ही शरीर में ताकत। फिर भी वे कमजोर कदमों से आगे बढ़ते रहे। ठंड इतनी सख्त थी कि कोई शिकार मिलना नामुमकिन था। जो थोड़ा बहुत खाना था वह भी खत्म हो गया। अब उनके साथ सिर्फ भूख, थकान और मौत का साया था। चलते चलते वे आखिर एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगते हैं। मगर उनकी टोली में एक ऐसा शख्स भी था जिसे रात के वक्त साफ दिखाई नहीं देता था। जैसे ही अंधेरा गहराया वह रास्ता भूल गया और भटक गया। बाकी साथी उसे आवाजें लगाते रहे, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता तक वे आवाजें पहुंच ही नहीं पाई। वह अकेला उस बर्फीले जंगल में पूरी रात भटकता रहा। ठंड से कांपते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तो वह आखिरकार हार मानकर एक जगह बैठ गया। अगली सुबह जब सब उसे तलाशने निकले तो वह कुछ ही दूरी पर मिल गया, मगर तब तक कड़ाके की ठंड उसे जमाकर मौत की नींद सुला चुकी थी। उस पल सबके बीच सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे जान चुके थे कि इस सफर में मौत किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। वे नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और भारी मन से आगे चल देते हैं। वक्त बीतता गया और उनका बचा कुचा भोजन भी समाप्त हो गया। भूख इस कदर बढ़ गई कि वे कीड़े मकोड़ों से पेट भरने लगे, मगर यह सब उनके शरीर को चलाने के लिए काफी नहीं था। तभी वोल्का जेनस के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना पर बात करता है। वे सोचते हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपनी ही टोली के किसी कमजोर साथी को मारकर खाना पड़ सकता है। यह सोच ही इस सफर को और ज्यादा डरावना बना देती है। इसी बीच उन्हें कुछ भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई देती है जो एक मरे हुए जीव का मांस खा रहे थे। ये लोग हिम्मत करके उन भेड़ियों को वहां से भगा देते हैं और खुद उस मांस पर टूट पड़ते हैं। इस वक्त उनके सामने सिर्फ जिंदा रहने की जंग थी, मगर असली समस्या अभी टली नहीं थी, क्योंकि आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था। जेनस अपनी थकी हारी और टूटी हुई टीम को देखता है और समझ जाता है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया तो सब यहीं दम तोड़ देंगे। इसलिए वह फैसला करता है कि वह अकेले आगे जाकर रास्ता खोजेगा। जाते हुए वह कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं
तो समझ लेना कि मैं खत्म हो चुका हूँ। और बिना पीछे मुड़े वह अकेले उस बर्फीले नर्क में निकल जाता है। वहां हर कदम पर मौत का साया था। भूख से बेहाल होने पर वह पेड़ों की छाल खाकर खुद को संभाले रखता है। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसे वह झील दिख जाती है जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। वह किसी तरह वापस लौटता है और अपने साथियों को यह खुशखबरी सुनाता है, मगर इस समय उसकी खुद की हालत इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। इसके बावजूद वह सबको हिम्मत देता है और सभी एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई चुपके से उनका पीछा कर रहा है। सभी सतर्क हो जाते हैं और कुछ ही देर में उनके सामने एक लड़की आ जाती है। फोल्का गुस्से में उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर जेनस उसे बीच में ही रोक देता है। वह लड़की से पूछता है, तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? लड़की सहमी हुई आवाज में बताती है कि वह पोलैंड की रहने वाली है। रशियन फौजियों ने उसके माता पिता की जान ले ली थी और उसे लेबर कैंप में डाल दिया था, मगर वह वहां से जान बचाकर भागी है और अब इनके साथ चलना चाहती है। बाकी साथी साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे जानते थे कि एक लड़की की वजह से उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती है। इसलिए वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मगर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी को देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं पास में उन्हें दलदल के भीतर एक जानवर फंसा हुआ मिलता है। वे सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उस लड़की को अकेले जंगल में छोड़ना उनकी बड़ी भूल थी। इसलिए वे वापस जाकर उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। बहुत लंबे समय बाद उन्हें भरपेट भोजन नसीब हुआ था। अगली सुबह वे सभी लोग नदी के पानी में अपने कपड़े साफ करते हैं और अपने बाल दाढ़ी भी ठीक करते हैं। वे जल्द ही एक बस्ती में पहुंचने वाले थे और नहीं चाहते थे कि वहां के लोगों को यह शक हो कि वे जेल से भागे हुए कैदी हैं। मगर अब उनके सामने एक नया संकट था। वह जमी हुई नदी जिसकी बर्फ की परत कभी भी टूट सकती थी। इसलिए वे संभल कर उसे पार करने का फैसला करते हैं। मरीना का वजन कम था, इसलिए वह बर्फ के ऊपर संभल कर चलने लगती है। उसे देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर पल यह डर था कि कहीं बर्फ दरक न जाए, मगर इस बार नसीब ने उनका साथ दिया और देखते ही देखते वे उस खतरनाक नदी को पार कर गए। फिर 3 दिन के सफर के बाद वे एक गांव के नजदीक पहुंचते हैं। भूख के कारण सभी की हालत पस्त थी। वोल्का सलाह देता है कि उन्हें यहाँ से अनाज चुरा लेना चाहिए, मगर बाकी लोग तुरंत इस बात को खारिज कर देते हैं। वे जानते थे कि अगर ग्रामीणों को जरा भी शक हुआ तो वे उन्हें सीधे रशियन सैनिकों के हवाले कर देंगे। इसलिए वे बिना रुके आगे निकल जाने का फैसला करते हैं। मगर रात होते ही उन्हें पता चलता है कि वोल्का उनके बीच मौजूद नहीं है। यह देखकर सबके मन में डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि वह पक्का रशियन फौज के पास चला गया है। मगर तभी अचानक वोल्का वापस आ जाता है। वह हंसते हुए कहता है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वह शिकार पर निकला था। वह अपने साथ कुछ मछलियां और एक छोटा जीव लेकर आया था। इस तरह बहुत दिनों बाद सभी साथियों को तसल्ली से भरपेट खाना मिलता है। सुबह होते ही वे आगे का सफर तय करने की तरकीब बनाते हैं, मगर अब वे खुलकर चलने के बजाय छिप छिप कर चलते हैं। जब वे झाड़ियों में दुबके होते हैं तो मच्छर उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तभी उनकी नजर कुछ स्थानीय लोगों पर पड़ती है। अचरज की बात यह थी कि उन लोगों को मच्छर छू तक नहीं रहे थे। उनकी टीम का एक सदस्य दौड़कर उनके पास जाता है और इस रहस्य के बारे में पूछता है, मगर वह भला आदमी बिना कुछ कहे उसके गले में एक जड़ी बूटी की माला पहना देता है। इसे पहनते ही मच्छर उसे काटना बंद कर देते हैं। इसके बाद वे सभी को वैसी ही जड़ी बूटी दे देते हैं जिससे सबको भारी राहत मिलती है। अब रणनीति के मुताबिक रात के अंधेरे में उन्हें सीमा लांघनी थी। इसी बीच मरीना सबके बीते कल को जानने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर स्मिथ के 17 साल के मासूम बेटे को रशियन सैनिकों ने मार डाला था। ये जानकर सबका दिल भर आता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे आखिरकार मंगोलिया की सीमा के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। बस एक आखिरी फैसला और वे हमेशा के लिए आजाद थे। मगर तभी फोल्का अचानक जेनस से कहता है कि वह आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यही मिट्टी उसका असली घर है। इतना कहकर वह उन्हें अकेला छोड़कर वापस लौट जाता है। बाकी लोग बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं और सीमा पार कर लेते हैं। उस समय सबके चेहरों पर सुकून और खुशी थी। उन्हें लगता है कि अब सारा संकट टल चुका है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मगर बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही वे मंगोलिया के भीतर प्रवेश करते हैं उन्हें पता चलता है कि यह इलाका भी अब कम्युनिस्ट शासन के अधीन हो चुका है। यह देखते ही उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी उन्हें एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री दिखाई देती है। वे वहां शरण लेने की आस में पहुंचते हैं, मगर भीतर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मॉनेस्ट्री को तहस नहस करके सभी संतों की हत्या कर दी गई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर उनका डर और बढ़ जाता है। अब कुछ साथियों का मानना था कि उन्हें चाइना का रुख करना चाहिए, मगर मिस्टर स्मिथ उन्हें समझाता है कि चाइना भी उनके लिए मौत का कुआं है क्योंकि वह भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है और इस समय चाइना और जापान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। तब सबको
समझ आता है कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, तिब्बत के रास्ते हिमालय के पहाड़ों को पार करके इंडिया पहुंचना। यह रास्ता चुनना सीधे मौत को बुलावा देना था, पर उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए वे इंडिया की दिशा में निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक कुछ चाइनीज सैनिक उनके सामने आ जाते हैं और उन पर बंदूकें तान देते हैं। उस पल सबकी धड़कनें रुक जाती हैं, मगर जेनस सबको शांत रहने का इशारा करता है। मिस्टर स्मिथ समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि यह उसकी पुत्री है और वे सब तीर्थ यात्रा के सिलसिले में तिब्बत जा रहे हैं। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद सैनिक उन पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं। वे एक बार फिर मौत के चंगुल से बच निकलते हैं, मगर कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे विशाल रेगिस्तान के सामने आकर खड़े होते हैं जिसे पार करने में कई हफ्ते लग सकते थे। यहाँ न तो पीने का पानी था और न ही अन्न का एक दाना। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर से पानी की आखिरी बूंद तक सोख रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि असली अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। उसी समय टीम के भीतर झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई कहता है कि उन्हें अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, मगर जेनस दो टूक कहता है कि वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और अब राह बदलना खुदकुशी होगी। तभी मिस्टर स्मिथ कहता है कि उसे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां निश्चित ही पानी हो सकता है, मगर जेनस इसे आंखों का धोखा यानी मृग तृष्णा बताकर वहां जाने से मना करता है। लेकिन मिस्टर स्मिथ अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिरकार जेनस को उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद किस्मत उनका साथ देती है और वहां सचमुच पानी का एक कुआं मिल जाता है। वे जी भरकर पानी पीते हैं, नहाते हैं और कुछ पल के लिए अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। रात के समय कुछ लोगों का विचार था कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए, मगर जेनस साफ मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि पानी से भी ज्यादा जरूरी आगे बढ़ना है। इसीलिए अगले दिन वे अपनी मशकें पानी से भरकर आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं था। वहां कुछ ही देर में रेत का एक भयानक तूफान उठता है। यह तूफान उन्हें भीतर तक तोड़ देता है क्योंकि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पानी था वह सब रेत में मिल जाता है। अब वे वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि तूफान ने उनके पैरों के सारे निशान मिटा दिए थे। प्यास एक बार फिर उनके शरीर को तोड़ने लगी। सबसे बुरी हालत उस लड़की मरीना की थी क्योंकि वह बार बार चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती थी। उसके पैरों में बहुत सूजन आ चुकी थी, फिर भी वह लगातार चलती रही ताकि उसकी वजह से बाकी साथी धीमे न पड़े। मगर जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो वोल्का उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जब उसका मासूम शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है और वह हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। चारों तरफ दर्दनाक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि सबको पता था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। वे भारी मन से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब वे पानी पीते नहीं थे बल्कि केवल अपने होठों को थोड़ा गीला रखते थे ताकि किसी तरह सांसें चलती रहें। मगर बिना खाने पानी के इस जलते हुए रेगिस्तान में उनका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सबकी रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी, पैरों से खून निकल रहा था और शरीर जवाब दे रहा था। इसके बावजूद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, मगर ये कमजोर शरीर आखिर कब तक साथ देते। कुछ ही समय बाद एक और साथी दम तोड़ देता है। बाकी लोग भी मौत के मुहाने पर खड़े थे। कई हफ्तों से भूखा मिस्टर स्मिथ भी आखिर में लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और अब उसमें उठने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। जेनस आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। इस तरह एक और भयानक रात बिना कुछ खाए पिए बीत जाती है। मगर जैसे ही सुबह होती है वोल्का को एक सांप दिखाई देता है। वह अपनी बची कुची ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है क्योंकि उनके लिए वह सांप सिर्फ शिकार नहीं बल्कि जीने की आखिरी उम्मीद था। उसका पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कीचड़ में थोड़ा सा पानी जमा था। उस पल सारे लोग शर्म हया भूलकर उस गंदे पानी को चाट कर अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। फिर वे उस सांप को पकड़कर मार देते हैं और उसे आग पर पकाकर आपस में बांट कर खाते हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने की थोड़ी ताकत मिल सके। रात के समय मिस्टर स्मिथ हिम्मत हारकर जेनस से कहता है कि उसे अब यहीं पीछे छोड़ दिया जाए। वह भारी मन से मानता है कि वह खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि वही उसे रशा लेकर गया था जहां सैनिकों ने उसकी जान ले ली थी। उस दिन से आज तक वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, मगर जेनस उसे इस तरह अकेला छोड़ने से साफ मना कर देता है। वह अपनी आप बीती बताते हुए कहता है कि उसकी खुद की पत्नी ने भी मजबूरी में उसके खिलाफ गवाही दी थी और अगर वह अपनी पत्नी से मिले बिना इस सफर में हार मान गया तो वह महिला भी इस पछतावे के दर्द से कभी उबर नहीं पाएगी। जेनस की यह बात मिस्टर स्मिथ के अंदर नई हिम्मत भर देती है। अगली सुबह वह एक बार फिर उठकर सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक दिन की कठिन यात्रा के बाद अचानक उनके सामने एक नदी आ
जाती है। बहते पानी को देखकर जैसे मरते हुए लोगों में दोबारा जान आ जाती है। वे सब जी भरकर पानी पीते हैं, नहाते हैं और कुछ पल के लिए अपने सारे दुख भूल जाते हैं। इसके बाद वे नई उम्मीद के साथ एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। एक सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच चुके हैं। उस पल उन्हें पहली बार अंदर से यह भरोसा होता है कि शायद वे सचमुच इस नरक से जिंदा बच सकते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि खतरा अभी टला नहीं है और अगर वे पकड़े गए तो उन्हें सीधे गोली मार दी जाएगी। इसीलिए उनका आखिरी लक्ष्य इंडिया पहुंचना था। मगर वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि कड़ाके की सर्दियों में इन ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करना सीधे मौत को बुलावा देना है। इसलिए उन्हें कम से कम 3 महीने तक यहीं रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करना होगा। मगर जेनस के अंदर अब रुकने का सब्र नहीं बचा था। जिसने हजारों किलोमीटर फैले साइबेरिया के बर्फीले जंगलों और जानलेवा तूफानों को मात दे दी हो, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए वह किसी की परवाह किए बिना अकेले ही इंडिया की मुश्किल राहों पर निकल पड़ता है। उसे अकेला जाता देख एक्टर और वोल्का भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कई हफ्तों की बेहद कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे सिक्किम की धरती पर कदम रखते हैं। वहां भारतीय लोग खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जब स्थानीय लोगों को पता चलता है कि ये साहसी यात्री लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। महीनों तक मौत से लड़ते हुए आखिरकार इन कैदियों का यह खौफनाक सफर पूरा हो जाता है। लेकिन जानूस की मंजिल अभी भी दूर थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी पोलैंड आजाद नहीं होता और वहां कम्युनिस्ट्स का शासन आ जाता है। इस वजह से जानूस अगले 50 सालों तक अपने वतन वापस नहीं लौट पाता और देश विदेश में भटकता रहता है, क्योंकि वहां जाने पर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। सालों बाद 1990 में जब पोलैंड कम्युनिस्ट शासन से आजाद होता है, तब जाकर बूढ़ा हो चुका जानूस अपने घर वापस लौटता है। कहानी के आखिर में बिल्कुल वही दृश्य सामने आता है जो उसे जेल में भ्रम के दौरान दिखा था। घर के बाहर रखा एक पत्थर जिसके नीचे चाबी छुपी थी। जानूस चाबी निकालता है और घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर उसकी बूढ़ी हो चुकी पत्नी बैठी होती है। सालों बाद जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गले लग जाते हैं और इसी मोड़ पर यह सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मैं भी आपको वहीं मिलता हूँ।